नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इंटरनेट की दुनिया जितनी विशाल है उतनी ही रहस्यमयी भी। हम और आप वेब के जिस समंदर में गोते लगाते हैं वो इंटरनेट की दुनिया का महज 4 से 5% हिस्सा है। इंटरनेट का 95% हिस्से के बारे में लोग जानते ही नहीं। वेब की दुनिया का ये वो छिपा हुआ हिस्सा है जिसे दुनिया डार्क वेब के नाम से जानती है। आज हम डार्क वेब के डार्क रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझेंगे कि आखिर ये डार्क वेब कौन सी बला है और आम लोगों के जीवन को डार्क वेब किस तरह से प्रभावित करती है। साथ ही साथ डार्क वेब के जो स्याह पहलू हैं उन पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ इसके उजले पक्षों पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई में ये कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर जब हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो फिर क्राइम, हैकिंग, इसी तरह की चीजें सुनने को मिलती है। तो आज विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं। इंटरनेट की दुनिया किसी मायावी संसार से कम नहीं। ये जितनी रोमांचकारी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। दरअसल इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है, जिसका इस्तेमाल आम लोग यानी दुनिया की एक बड़ी आबादी करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इंटरनेट का ये हिस्सा महज 4 से 5% तक सीमित है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर की मदद से कोई भी सरफेस वेब को सर्फ कर सकता है। इंटरनेट का दूसरा हिस्सा डीप वेब कहलाता है, जिसमें हमारा ईमेल, बैंक अकाउंट और तमाम ऐसे ऐप आते हैं जिसका हम निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बगैर पासवर्ड के इन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। और नेट का तीसरा हिस्सा डार्क वेब कहलाता है। तो आखिर कौन सी बला है ये डार्क वेब? पहले इसे समझते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये इंटरनेट का एक डार्क हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँच सबके लिए संभव नहीं। इंटरनेट के इस हिस्से तक पहुँचने के लिए खास रास्ते अपनाने पड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर डार्क वेब पर काम नहीं करते। इस तक पहुँचने के लिए टॉर या I2P या टेल्स जैसे खास ब्राउजर की जरूरत होती है। सवाल उठता है कि आखिर डार्क वेब का इस्तेमाल किस लिए होता है और इसे कौन करता है? दरअसल गोपनीय जानकारियों के आदान प्रदान में डार्क वेब को बेहद भरोसेमंद माना जाता है। देश की जांच और जासूसी एजेंसियां खोजी पत्रकार के साथ साथ देश हित में विसल ब्लोअर इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनकी पहचान के साथ इनके कामों की गोपनीयता बनी रहे। डार्क वेब गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अवैध और देश विरोधी कामों के लिए भी होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों के साथ ड्रग्स की तस्करी करने वाले, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करने वालों के अलावा हैकर्स, साइबर क्राइम और चोरी के डेटा की खरीद फरोख्त करने वाले डार्क वेब का खूब इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी एक्टिविटी हिडन रहे और ये भी पता न चल सके कि कौन शख्स कहां से इन गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहा है। अगर कोई डार्क वेब को सुरक्षित बनाकर कानूनी दायरे में रहते हुए उपयोग कर रहा है तो इसके इस्तेमाल के लिए VPN का उपयोग जरूर करें, क्योंकि VPN एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो आपकी पहचान और लोकेशन को गुप्त बनाए रखती है। खासकर रिसर्च वर्क, तकनीकी, सरकारी कॉर्पोरेट घोटालों को उजागर करने में डार्क वेब एक अहम टूल है, जिसका इस्तेमाल इसके महत्व को बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज की चर्चा शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज चर्चा किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी? 3 सवाल। पहला सवाल, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी है डार्क वेब की दुनिया, क्या है ये डार्क वेब, इसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, डार्क वेब के खतरे और इससे बचने के तरीके क्या हैं। तीसरा हमारा आज का सवाल होगा कि डार्क वेब के क्या कुछ अच्छे पहलू भी हैं, सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ डार्क वेब। ये है आज का हमारा 3 सवाल। और इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले हिमांशु दुबे साहब, जो कि डायरेक्टर हैं क्विक हील के। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जितेन जैन, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। जितेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और हमारे साथ हैं अभिषेक भटनागर, जाने माने टेक एक्सपर्ट। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। हम जब डार्क वेब का जब भी जिक्र करते हैं ना, आपने हमारा टाइटल देखा होगा शो, तो वहां पर
जब हम डार्क वेब को रिप्रेजेंट करने की जो इमेजेस निकालते हैं, उसमें सबसे जो कॉमन इमेज है वो है वो आम आदमी, एक आदमी है, उसने अपना मुंह ढका हुआ है और काले रंग के लिबास में है और कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि डार्क वेब का मतलब क्राइम से है, ठगी से है, हैकिंग से है। क्या यही है डार्क वेब? ऐसा जरूरी नहीं है। आपने भी जो वीडियो पहले चलाया उसमें भी बोला था कि काफी सारे अच्छे इस्तेमाल भी हैं डार्क वेब के, जैसे कि खासकर अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि एनोनिमस रखनी है, तो वो आप डार्क वेब के इस्तेमाल से शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल होना स्वाभाविक है, ये हर जगह पर होता है। कुछ भी नया इन्वेंशन देखिए, वहां पर यही होता है। तो डार्क वेब के साथ भी यही हुआ है। जब एनोनिमिटी आई, जब डार्क वेब का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है एनोनिमिटी। आपको कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, कौन वहां पर क्या कर रहा है वो पता करना बहुत मुश्किल है। तो उसका यूज करना चालू किया क्रिमिनल्स ने, और आप वहां पर किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी देख सकते हैं। आपको ड्रग्स चाहिए वो वहां मिलेंगे, आपको वेपन्स खरीदने हैं वो वहां मिलेंगे, आपको इनफैक्ट अगर किसी का सेंसिटिव डेटा चाहिए, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, वो भी डार्क वेब पर मिलती है। लेकिन ये सब चीजों की वजह से जो डार्क वेब के लेजिटिमेट यूजेज हैं वो एक्चुअली काफी कुछ सप्रेस हो गए हैं। बट लेकिन काफी सारे जर्नलिस्ट ग्लोबली, इवन विसल ब्लोअर्स ने पास्ट में भी डार्क वेब का यूज किया है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। गवर्नमेंट्स भी कुछ चीजें स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए डार्क वेब का यूज करती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स यूज करते हैं या सिर्फ खराब कामों के लिए यूज होता है। उसका अच्छे कामों के भी यूज संभव है और होता है, लेकिन क्रिमिनल्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है डार्क वेब का। इसलिए हम डार्क वेब का नाम हमेशा गैर कानूनी कामों के लिए ही सुनते हैं। बिल्कुल। जितिन, आपके पास आना चाहूंगा। जितिन, ये कॉन्सेप्ट है क्या? जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया और कहा जाता है कि हम जिस सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हैं, गूगल वगैरह, ये जो ब्राउजर्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो सिर्फ इंटरनेट की 5% की दुनिया है। बाकी जो 95% है वो डीप और डार्क वेब है। क्या है ये दुनिया, और जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान नहीं है? हम तो समझते हैं कि इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं वही है। तो ये डीप और डार्क वेब जो 95% इंटरनेट का हिस्सा है, वो क्या है, वहां होता क्या है? देखिए, जो एक इंटरनेट का कंसेप्ट है वो आज आईकैन चलाता है, जहां पे कंसेप्ट ये है कि अगर आप कोई प्राइवेट सर्वर या कोई आप वेबसाइट होस्ट करते हैं तो आप एक डोमेन नेम खरीदेंगे। वो डोमेन नेम की एक रजिस्ट्री है जिसको डीएनएस सर्वर कहा जाता है, आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। अगर कोई आपने बिना आईपी एड्रेस का सर्वर भी लिया तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल जो आपका इंटरनेट नेटवर्क है उसका विजिबल पार्ट है। कहा ये जाता है कि जैसे एक पानी के बीच में पहाड़ी है, तो अगर वो 20% ऊपर दिख रही है तो 80% वो नीचे गहरी है, और वो जो नीचे गहरी पहाड़ी है उसको यहाँ पे साइबर की दुनिया में डार्क वेब कहा जा रहा है। जो नॉर्मल गूगल सर्च इंजन के ऊपर हुआ या ब्राउजर के हुआ, वहां पे वो इंडेक्स नहीं है, सर्चेबल नहीं है, एक आम आदमी उसके ऊपर जा नहीं सकता। उस पर जाने का तरीका क्या है कि मान लीजिए हम 1000-2000 मित्र बंधु मिले और हमने कहा कि हम एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे और हमारे कंप्यूटर अपना एक प्राइवेट इंट्रानेट या इंटरनेट उसको बना लेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए अलग ब्राउजर चाहिए होगा, अलग प्रोटोकॉल होगा, और हॉप, मल्टीपल हॉप्स होंगे। एक बार में कोई सीधा नहीं जाएगा। ऑनियन राउटिंग इसे कहते हैं। 15-20 सर्वर पे होते होते आप वहां पे जाएंगे और हर बार वहां डेटा वॉश होता रहेगा। तो उससे दो चीजें हुई, एक तो अनोनिमिटी आई, दूसरा सेंसरशिप को बाईपास करने के तरीके आए। अब अगर देखा जाए तो ये डार्क वेब का और टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल या ऑनियन राउटिंग का इस्तेमाल जब ट्यूनीशिया वगैरह के अंदर ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट हुए, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, तो वहां बाईपास सेंसरशिप को करने के लिए, ट्वीट करने के लिए किया गया। मगर जहां अनोनिमिटी है और जहां पे एक तरह से पकड़े जाने का डर कम है और आप एक सरफेस के नीचे हैं, तो जो 80% आज की डेट में उसका इस्तेमाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग पेडलिंग, आप किसी को हैकर को हायर करना है, आपको शार्प शूटर हायर करने हैं, किलर हायर करने हैं, पॉइजन चाहिए, किसी का मर्डर कराना है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको चोरी किया हुआ किसी का डेटा बेचना है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करके अगर आपने बैंक को हैक करके 50-60 हजार क्रेडिट कार्ड नंबर चुराए, वो आप वहां भेज दीजिए और आप अपना पैसा लेके चलते बनिए।
और 99% ट्रांजेक्शन जो डार्क वेब के ऊपर है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। तो एक जो पहले कहा जाता था अगर कुछ नहीं सबूत हो तो कम से कम मनी ट्रेल को फॉलो कीजिए, आप ना किसी क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे। तो वहां पे यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर क्योंकि क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है वो मनी ट्रेल भी खत्म हो जाता है। तो ये इसको देखने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत सारी सरकारें हैं जो इसको मॉनिटर करने की कोशिश करती हैं। आज से 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एफबीआई ने अपने डार्क वेब के ऊपर 50,000 फर्जी नोट बना दिए ताकि उनका भी एक कुछ ट्रैफिक जो उनके नोट से आया कम से कम वो उसको कैप्चर कर सके। ओके। तो यूरोपोल के ऊपर एक अच्छी कैपेबिलिटी है डार्क वेब को मॉनिटर करने की, वहां पे उसको इन्वेस्टिगेट करने की, नोट्स को आइडेंटिफाई करने की, और बहुत तरीके हैं। आप नोट्स इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, आप ट्रैफिक को बीच में कैप्चर कीजिए या आप डमी नोट लगाइए। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके कुछ तार्किक समाधान है, मगर 80% ये प्रॉब्लम आज भी अनसॉल्वेबल है। और ज्यादातर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट इसका इस्तेमाल ऐसे कंटेंट को जो कि इलीगल हो, गैर कानूनी हो, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए और सूचनाओं का आदान प्रदान या ट्रांजेक्शन करने के लिए भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा एनसीबी ने जो पिछले साल 5-6 बड़े ड्रग के रैकेट पकड़े, उसमें डार्क वेब का यूज होने की बात आ रही थी। टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो और डार्क वेब का इस्तेमाल होने की बात आ रही थी कि हमास ने वहां पे पोर्टल बना रखे थे कि आप वहां जाके फाइनेंस कर दीजिए। तो ये इस्तेमाल हो रहा है टेरर के अंदर भी, नार्को के अंदर भी, और ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और भारत में तो मैं स्टैटिस्टा के डेटा पढ़ रहा था, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो वर्ड यूजर्स हैं डार्क वेब के, उनमें से 26% भारत में हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा चंक है भारत में डार्क वेब यूजर्स का। अब वो वहाँ क्या क्या हो रहा है ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हिमांशु और जितिन ने जिस तरह से बताया। अभिषेक, अब एनोनिमिटी का इसमें सवाल है, इसमें आप ट्रेस नहीं हो सकते, इंडेक्स नहीं है, तो इसको सरकार कैसे नजर रखती है इन पे? और मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में। तो फिर कैसे इसको रेगुलेट या दायरे में लाया जाता है कि जो भी यहां पर कुछ हो रहा है वो कम से कम सरकारों के तंत्र के नजर में रहे? देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि अनोनिमिटी मिलती है, तो कोई भी कंज्यूमर अगर उस डार्क वेब को यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी प्राइवेसी पूरी मिलती है। और यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे बताया, जैसे कि जो एफबीआई है वो अपनी तरफ से कुछ ऐसी वेबसाइट डार्क वेब पे सेटअप करते हैं जिससे उन्हें पता चले कि भाई एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यही एक रास्ता है सरकारों के पास कि वो खुद डार्क वेब का हिस्सा बने उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उस तरह से वहां पे निगाह रखी जाए। क्योंकि यहां पे मनी ट्रेल की जैसी बात कही वो बिल्कुल सही बात है। आज के समय में क्रिप्टो के थ्रू अगर आप डार्क वेब पे जाते हैं तो ज्यादातर वेबसाइट्स जहां पे आप कोई भी सर्विसेज हायर कर रहे हैं, किसी हैकर को हायर कर रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से खरीद रहे हैं जो कि कहीं से चुराई गई है, इन सब की पेमेंट आप बिटकॉइन में करते हैं। और उसको ट्रेस करना अगर वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू हो रहा है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रैक करके पता नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको उस सिस्टम में ही घुसना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारी पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाया जाता था कि भाई पुलिस वाला जो है वो चोर बन जाता था और चोर बन के जो है पता लगाता था कि भाई किस तरह से पूरा गैंग चल रहा है और उनका जो है पर्दाफाश करता था। तो मेरे ख्याल से वही एक तरीका बच जाता है गवर्नमेंट के पास कि उनके साइबर रिसर्चर्स कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का, उस डार्क वेब का हिस्सा बन जाएं और फिर वहां पे पता लगाएं कि एक्चुअली में वहां पे क्या हो रहा है। क्योंकि शायद उससे उन्हें एक लीड मिल सकती है किसी एक इरेगुलर, एक इलीगल एक्टिविटी के बारे में, जो कि बाय डिफॉल्ट वैसे तो उन्हें पता चलेगा ही नहीं। चलिए, तो डार्क वेब की जो दुनिया है उसके हम आपको तरह अलग अलग जो पहलू हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हिमांशु, अभी तक आप लोगों से बातचीत करके समझ में यही आया है कि जो इंटरनेट की जो दुनिया है हम लोग उसके सरफेस पर हैं और इसके नीचे है डीप और उसके भी नीचे है डार्क वेब। अब सरफेस वाला तो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको जाना भी नहीं है नीचे, लेकिन जो डीप और डार्क वेब में है वो तो लगातार डोरे डाल रहे हैं कि वहां से कुछ आ जाए, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, उसका पैसा आ जाए, उसके प्राइवेसी की बातें हमारे पास आ जाए। अब ऐसा क्या करें जो सरफेस पे हैं लोग कि उनकी चीजें डार्क वेब पे ना जाएं और उनके लिए कोई खतरा ना पैदा हो? सच बोलूं तो आजकल बहुत कठिन हो गया ये करना। ओके। अभी क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर है सूर्या जी, वो हमसे मैं उनसे कह रहा था कि मैं इनके खतरे के बारे में बात करूंगा, तो वो कह रहे थे खतरा कैसे बचोगे आप, इसमें तो बचने जैसा कुछ है नहीं। तो वही बात आप कह रहे हैं। मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मुश्किल है। होता क्या है, आप न्यूज में सुनते ही होंगे, आप लोग तो एसोसिएटेड हैं। जगह जगह आजकल डेटा लीक होता रहता है। बहुत सारी वेबसाइट्स अपने को न्यूज में आता है कि अरे उनके यहाँ से डेटा चोरी हो गया, या किसी
लेट्स से आपने किसी वेबसाइट पर अपना सारा डेटा डाल रखा है जहां से आप शॉपिंग करते हो या घर पे खाना मंगवाते हो और उस जगह का डेटा चला जाए, तो वहां पर उनके डेटाबेस में एक्चुअली आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट? आपका घर का एड्रेस, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, आपके कार्ड की डिटेल्स हो सकती हैं। तो अटैकर्स कोशिश क्या करते हैं कि वो लोग ये डेटा को चोरी करें, फिर उस डेटा को वो लोग डार्क वेब में सेल करते हैं, जिसका बहुत तरह से मिसयूज किया जा सकता है। अभी लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें जनरली ध्यान रखना चाहिए। एक तो कभी भी कहीं भी फॉर्म भरते समय खासकर अटैकर्स काफी बार फिशिंग पेजेस का यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर किसी बैंक की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो वो बैंक की वेबसाइट जैसा ही दिखता हुआ एक दूसरा पेज बनाएंगे जहां आप अगर अपने बैंक के डिटेल्स डाल देते हैं तो वो अटैकर्स को मिल जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए आप किस वेबसाइट पर जा रहे हैं। जो ब्राउजर का ऊपर बार रहता है जिसमें URL लिखा रहता है उसमें ध्यान दीजिए कि HTTPS है। जो वेबसाइट आप जाना चाहते हैं, अगर किसी बैंक की वेबसाइट जाना चाहते हैं तो एक्चुअली उस बैंक की ही वेबसाइट है, वो नाम वगैरह ध्यान से देखिए, तभी वहां पर अपनी डिटेल्स डालिए। जहां पर जगह जगह वेबसाइट्स पर आपने लॉगिन कर रखा है तो अपना सेम पासवर्ड रिपीट मत करिए, पासवर्ड अलग अलग रखिए, ताकि कहीं भी अगर किसी एक जगह का हैक होता भी है या डेटा लूज होता है तो आपका सेम पासवर्ड यूज करके अटैकर्स दूसरी जगह लॉगिन ना कर पाए। साथ में जिस वेबसाइट पर भी पॉसिबल है वहां पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करिए, जिसमें आपके पास OTP आएगा, आप लॉग इन करें उससे पहले। कहीं भी जहां पर डेटा स्टोर करने को दिया जाता है, खासकर आप जिन वेबसाइट से अगर कुछ ई-कॉमर्स आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो वहां पर आपका कार्ड का डेटा या अकाउंट का डेटा वो लोग वो स्टोर करते हैं। यानी कि बिल्कुल ये तमाम चीजें एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी हैं, और जो आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जितने तरीके अपनाते हैं, अगर आप सतर्कता बरतेंगे तो कहीं भी आपके ऊपर जो डार्क साया है डार्क वेब का वो नहीं होगा। जितेन, मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आ रहा है कि अगर यहाँ डार्क वेब में क्रिमिनल्स हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, और वो इतने खुलेआम धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर ये एग्जिस्ट क्यों करता है? इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, इतना सुरक्षा तंत्र है हमारा, ये एग्जिस्ट क्यों करती है ये दुनिया? और वो भी ऐसी दुनिया जो कि 95% बना रही है पूरे इंटरनेट की दुनिया का। क्यों फिर इस पे क्रैकडाउन क्यों नहीं होता है? क्या ये सरकारों के और एजेंसियों के काम की भी चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर बेसिकली ये कि जो जिस तरह का एक टेक्निकल आर्किटेक्चर है इंटरनेट का, आप इस तरह के प्राइवेट नेटवर्क्स को रोक नहीं सकते। अच्छा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो से आप आज जो सबसे पॉपुलर ब्राउजर है टॉर ब्राउजर चाहिए अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करने के लिए, बहुत बार ये देखा आ रहा है कि जो वेबसाइट टॉर प्रोजेक्ट है वो सेल्फ खुलेआम चल रहा है। ब्राउजर आप काफी जगह से रेप्यूटेड साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार क्रिमिनल्स नकली ब्राउजर बना के उसके अंदर मैलवेयर डाल के भी लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। तो अगर अब उसके अंदर क्या है कि आप वो वेबसाइट को अगर आप ब्लॉक करेंगे तो ग्लोबल ब्लॉक तो आप कर नहीं सकते, आप इंडिया में ब्लॉक कर पाएंगे। और ग्लोबल ब्लॉक जब आप जाते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, फ्री स्पीच का भी इशू है। वो ये कहते हैं देखिए अब डार्क वेब का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज 80% लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम बैन कर दें। अच्छी, मैं वही समझना चाह रहा हूँ जितेन, अच्छी चीज मतलब क्या? अच्छी चीज का इस्तेमाल क्या हो रहा है वहां? देखिए, अब ये जो शुरू हुआ आपका ट्यूनीशिया के ऊपर या मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये पूरा का पूरा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन थे, बहुत सारे प्रोटेस्टर ने डार्क वेब के ऊपर साइट्स पोस्ट करी। इनफैक्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप फेसबुक की ऑफिशियल साइट को भी डार्क वेब से एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक ने भी अपना डार्क वेब पे एक अलग वर्जन बना के रखा है और वो इंटीग्रेटेड है साइट से। तो बहुत सारी कंपनियां सेंसरशिप को लोग बाईपास कर पाए सरकारी, जैसे चाइना के अंदर हुआ या मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज, ईरान के अंदर सेंसरशिप। ऑलराइट, गॉट इट जितेन, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पर इसका एक सहूलियत लोगों को मिलती है कि आप सेंसरशिप को बाईपास कर देते हैं, तो वो आपका इस्तेमाल गलत ज्यादा हो रहा है, मगर यूरोप उसको ब्लॉक नहीं करेगा, वो वेबसाइट ब्लॉक नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर टोर ब्राउजर ब्लॉक नहीं होगा। ये समस्या है। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा आप उसको इन्फिल्ट्रेट करें, वहां पे मॉनिटर करें, लोगों को अवेयर करें, और वही एक बेहतर तरीका है। आपको उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एजेंसियां शायद करती भी ऐसे हैं, जैसे आपने FBI का एग्जाम्पल दिया।
कि खुद ही जाके वहां उसी का हिस्सा बन जाओ और ताकि वहां पर क्या हो रहा है आपकी नजर में वो रहे। अभिषेक, टेक्नोलॉजी, हाँ अभिषेक के पास में आता हूं। अभिषेक, टेक्नोलॉजी में किस तरह से डार्क वेब, अब आप फ्यूचर क्या देखते हैं, अभी क्या हो रहा है फिलहाल, और टेक्नोलॉजी वाइज इसका अब आगे क्या होगा? मेरे हिसाब से जो डार्क वेब भी है वो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, और जहाँ पे सेंसरशिप वगैरह नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। तो फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो एक डार्क वेब जैसा एक इंटरनेट जो कि लोगों को मिलेगा, मतलब मैं उसे कहना तो नहीं चाहिए कि वो पूरा डार्क वेब है, लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेब 3.0 की, तो इंटरनेट का एक तरह से एवोल्यूशन हो रहा है। डार्क वेब एक तरह का ऐसा इंटरनेट है जिसमें पीयर टू पीयर फाइल सिस्टम होता है, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, किसी और सरकार के सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पे अगर हम वेब 3.0 की बात करें तो कुछ कुछ वैसा वहां भी हो रहा है, वो भी पीयर टू पीयर है, और वहां पे भी आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का सही इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यहां पे आज के समय में नॉर्मल इंटरनेट पे एक नॉर्मल कंज्यूमर जब किसी वेबसाइट पे जाता है तो वहां पे वो ऐड देखता है, उस ऐड से उस वेबसाइट की अर्निंग होती है, जो एडवर्टाइजर हैं उनका डेटा लेते हैं, लेकिन यूजर को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कुछ भी बेहतर, जो कि शायद डार्क वेब जैसा कॉन्सेप्ट हो लेकिन एक क्लीन कॉन्सेप्ट आ रहा है इंटरनेट का, तो वो होगा वेब 3.0। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डार्क वेब को एक तरह से उस डायरेक्शन में अगर वो जाता है तो उससे बहुत से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वहां पे लोग जब किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पे उन एड्स को देखने से वो कुछ क्रिप्टो करेंसी भी कमा पाएंगे। जैसे कि आज के समय में हमें ब्रेव ब्राउजर दिखता है, ब्रेव ब्राउजर में अगर कुछ वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं तो वहां पे आपको ब्रेव ब्राउजर का बैट टोकन मिलता है, जो कि एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, और उससे आप फर्दर वेब 3.0 की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और वेब 3.0 की वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट चाहिए या सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, जिसके थ्रू आप उन वेबसाइट को विजिट करेंगे और आपका जो डेटा आप वहां पे दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उस डायरेक्शन में डार्क वेब जाता है तो शायद एक क्लीन अप्रोच जो है आ पाएगी, जो कि ऑलरेडी वेब 3.0 में हो रहा है। ऑलराइट, यानी कि तकनीक जो है उसके इस्तेमाल के भी कई पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब में सब कुछ डार्क ही है, कुछ कुछ ब्राइट भी है, और जो ब्राइट है उसे आत्मसात करके आम लोगों को उससे जोड़ के कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। यही फिलहाल समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, जितेन, अभिषेक, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। शुक्रिया आप तीनों का। तो आई एम श्योर आज के इस एपिसोड से आपको डार्क वेब के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।